अस्सलाम वालेकुम माय डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी सेकंड ईयर का, डैट इज़ बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है जो कि आपके सेकंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के अंदर मौजूद है। और मैंने कोशिश की है कि जितना भी ये टॉपिक है 5-6 पेज का जो है उसको नोट्स की शक्ल में कन्वर्ट किया है, और आज के लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस ये है कि आपका आम तौर पर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर टच होता है, जो हमारा एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बिहेव है, उसको जब हम साइंटिफिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियर साइंस। बिहेवियर साइंस जो है वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। वो इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि आपने हर तरह के पेशेंट को डील करना होता है, चाहे आप मेडिकल स्टोर पे खड़े हैं, आप फार्मेसी पे खड़े हैं, या आप कहीं पे पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। वहाँ पे आपको हर तरह के पेशेंट के बिहेवियर को बर्दाश्त करना पड़ता है। सम टाइम पेशेंट्स आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव भी करते हैं, सम टाइम पेशेंट आपके ऊपर गुस्सा भी कर जाते हैं। तो आपको लोगों की सिचुएशन को समझकर उनके साथ जो है वो बिहेव करना है। इसलिए हर तरह के मेडिकल स्टूडेंट को ये टॉपिक जो है या ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। So behavior science is the scientific study of human behavior is called behavior science. It use psychology. इसमें आपके पास बेसिकली 3 सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं। जब आप बिहेवियर साइंस पढ़ते हैं तो इसमें आप साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, साथ साथ आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं और आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बिहेवियर साइंस किसके ऊपर मुश्तमिल होती है, तो वो इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। पहली चीज़ कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकी का मतलब होता है ब्रेन या इंसान के जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको जब आप डील करते हैं उसको आप कहते हैं साइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इसमें आप इंसान के माइंड को पढ़ते हैं। आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठ जाएं तो आपको उसके सोचने समझने की सलाहियत का आइडिया हो जाता है कि बंदा किस तरह सोचता है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बेसिकली आप साइकोलॉजी ट्रीट कर रहे हैं उसकी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द पर्सनैलिटी इज कॉल्ड द साइकोलॉजी। आप इंसान की पर्सनैलिटी से उसके माइंड को रीड करते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट वे में या किसी और सिचुएशन में किस तरह से बिहेव कर सकता है। देन आता है सोशियोलॉजी। सोशल का मतलब होता है समाजी या मिलाप या एक दूसरे के साथ मिलना। सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसानों का एक दूसरे के साथ मिलना, उनका आपस में रिलेशनशिप और उनका आपस में डेली लाइफ में जो इंटरेक्शन होता है उसको डिस्कस करते हैं। हम जितने भी इंसान हैं हम लिखते हैं जी जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, क्योंकि आपको लोगों के साथ डेली बेसिस पे मिलना पड़ता है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन का सोशल बिहेवियर, उसके इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसका मुख्तलिफ लोगों के साथ कैसा ताल्लुक है, और वो लोगों के साथ एवरीडे लाइफ में कैसे इंटरेक्ट करता है। आप अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, आप बुरा इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी। और उसके बाद आपके पास आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली होता है कि आप इंसान की, आपने अक्सर गौर किया होगा जब आप किसी के साथ मिलते हैं तो आप उसकी बैकग्राउंड के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जी आप कौन हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आपके बाओ अजदाद क्या हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, आप इंडिया से माइग्रेट होकर आए, अच्छा आप पहले वहाँ रहते थे। तो ये इंसान की नेचर होती है कि उसको लोगों के बैकग्राउंड जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आपकी कास्ट क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। कि हम स्टडी करते हैं ह्यूमन की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी का मतलब होता है आगाज़, कि इंसान कहाँ से पैदा हुआ था, वो कहाँ से जो है वो मूव करके यहाँ तक आया है, उसका कल्चर क्या है, वो उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, सिख है, सराइकी है, क्या कल्चर है उसका, और डेवलपमेंट, और उसने वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया है। अगर आप इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। सो बिहेवियर साइंस में आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कि बिहेवियर साइंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हम ये क्यों मेडिकल हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेडिकल्स के स्टूडेंट्स को। तो बिहेवियर साइंस हेल्प्स द फिजिशियन इन प्रैक्टिसिंग द होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक का मतलब होता है पाक, यानी कि आपको ये आइडिया होगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके नज़दीक हराम है, जैसे कि अल्कोहल हो गई, या बहुत सारे नारकोटिक्स या नशा और अद्वियात वो उनके लिए हराम है, बहुत सारे जानवरों का गोश्त उनके लिए हराम है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कि किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिश्चियन हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, या कोई और किसी भी रिलीजन के लोग होते हैं, सब बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, बट ज़ाहिर है सबके अपने अपने कल्चर्स होते हैं। तो जो लोग हिंदू मज़हब
से ताल्लुक़ रखते हैं या ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत सारी हमारी जो खुराक है वो उनसे डिफरेंट होती है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका गोश्त वो नहीं खाते, या वो कुछ अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे मज़हब में हराम है बट उनके मज़हब में वो जायज़ है, सो वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें बिहेवियर साइंस पढ़ाई जाती है कि आपने जब लोगों को ट्रीट करना है तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि उसका आपकी मेडिसिन से या आपकी ट्रीटमेंट से उसकी जो मजहबी रूह है उसको नुकसान ना पहुंचे। आप किसी भी मुस्लिम को कोई ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते जिसको पीने से उसको नशा हो सकता है या वो नशे का आदी बन सकता है, या किसी ऐसे जानवर का गोश्त से निकली हुई चीज़ उसको आप नहीं दे सकते जो कि हराम है। ठीक है, तो इसलिए आपको पेशेंट के जो बिहेवियर है उसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, सबसे पहले वो हमारे लिए इंसान है और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, हमने उसको उस वे में ट्रीट करना है। अदरवाइज़ अगर आप किसी मुस्लिम को किसी जो है वो ऐसे जानवर का गोश्त खिला दें या किसी ऐसे जानवर से निकली हुई मेडिसिन खिला दें जो हराम है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है ताकि आपने उसको वो मेडिसिन देनी है जो कि होलिस्टिक है, यानी कि उसके मज़हब से रिलेट करती है। इट हेल्प्स द फिजिशियन टू इम्प्रूव द पेशेंट लाइफ इन अ बेटर वे। अगर आप लोगों के कल्चर्स को, उनके रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ ट्रीट करेंगे, उनको उस तरह से डाइट बताएंगे या मेडिसिन बताएंगे जो कि उनके मज़हब में भी जायज़ और हलाल है, तो उनकी जो लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है और वो आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन सोशल बिहेवियर एंड इट्स इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे दे सकता है पेपर में कि राइट अ नोट ऑन द सोशल बिहेवियर। ये था हमारे पास सोशल साइंस। अब आ जाता है कि हमारे पास सोशल बिहेवियर क्या होता है। सोशल बिहेवियर ये है कि हम सोशली या समाजी तौर पर लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर। इट इज़ द वे पीपल इंटरेक्ट विद द अदर पीपल इन अ सोसाइटी। जब आप एक सोसाइटी में दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, बुरा इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे खुश दिली के साथ मिलते हैं, आप उनसे बुरे दिल के साथ मिलते हैं, आप उनके साथ खुलूस से मिलते हैं। ये सारा का सारा आपका बिहेवियर है। जितना अच्छा आपका बिहेवियर होगा उतना ज़्यादा पेशेंट या दूसरा इंसान जो है वो आपके लिए रेस्पेक्टफुल होगा और आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने की वो क्या करेगा, ख्वाहिश करेगा। सोशल बिहेवियर के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि सोशल बिहेवियर इज़ द गोल ओरिएंटेड, कि सोशल बिहेवियर का कोई गोल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं सोशली तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, आपका मकसद ये होना चाहिए कि सामने वाले को आपकी ज़ात से कोई तकलीफ ना पहुंचे, सामने वाला आपके साथ मिलकर अच्छा फील करें। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ सोशल बिहेवियर। इट इज़ द कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड द सिचुएशन। और आप एक ही पर्सन के साथ या एक ही सिचुएशन के साथ बहुत दफ़ा इंट्रैक्शन में आते हैं। पर्सन एंड सिचुएशन इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर इन अ नंबर ऑफ वे। बहुत सारे लोग और बहुत सारी सिचुएशंस आपके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अगर आप किसी तकलीफ में हैं, किसी मुश्किल में हैं और कोई इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए और सिर्फ ये कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, तो आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन कम हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं और सामने वाला आपकी लेग पुलिंग करना शुरू कर दे, आपको मजीद डिग्रेड करना शुरू कर दे, तो आप साइकोलॉजी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप नेक्स्ट जो है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। पेशेंट अगर आपके पास आता है और पेशेंट अगर बीमार है, वो मुश्किल में है, और आप उसको आगे से एडवाइस करना शुरू कर दें, आप उसको डांटना शुरू कर दें, आप उसको कहें जी तुम नहीं बच सकते और तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ये और वो, तो वो जाहिर है और मज़ीद डिप्रेस हो जाएगा। आप ये नहीं कहेंगे जी आप मर जाएंगे, हमेशा आपने उसको तसल्ली देनी है कि नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, आपकी सेहत जो है वो वक्त के साथ साथ इंप्रूव हो जाएगी, बस आप ये मेडिसिन ठीक से इस्तेमाल करें। तो ये आपका बिहेवियर है। आप को मुख्तलिफ सिचुएशन से जिससे वो गुजरा है, कल को सबने गुजरना है। तो जितना आप लोगों के साथ सोशली अच्छा बिहेव करेंगे, आप मेडिकल की लाइफ को उतना ज़्यादा लोगों के सामने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में कितनी स्टेजेस आती हैं लाइफ के अंदर। तो इंसान की जो लाइफ है उसको 8 स्टेज के अंदर बिहेवियर साइंस डिफाइन करती है। वो कहते हैं जी सबसे पहले जो स्टेज होती है उसे आप कहते हैं इन्फेंट। इन्फेंट वो होता है जो कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, पैदाइश से लेकर 8 माह के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। जब आप इन्फेंट होते हैं तो बर्थ से लेकर 8 माह का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। उस दौरान उसको क्या चाहिए होता है, उसको मदर लव चाहिए होता है, माँ की मोहब्बत चाहिए, और उसको इस दौरान जो भी चीज़ मिलती है वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। सो हमने जो भी लाइफ के स्टेजेस हैं उनको हेडिंग दी है, और उस दौरान बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो हमने एक एक दो तब्दीली जो है वो ऐड की है।
फिर उसके बाद जब वो 8 माह से ऊपर का होता है तो उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अभी उसका बचपन जो है वो स्टार्ट हुआ है। 8 माह से 3 साल का जो बच्चा होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है। उस दौरान वो स्पेसिफिक स्किल्स सीखता है, वो बोलना सीखता है, वो सुनना सीखता है, वो समझना सीखता है, वो रिस्पॉन्स करना सीखता है, वो चलना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है। तो वो स्किल्स, आप उसको ABC पढ़ाना शुरू करें तो वो भी सीख जाता है, तो वो स्किल्स सीखता है। साथ साथ उसमें शेम क्रिएट होती है उसको कपड़े चेंज करते हुए या उसको वॉशरूम जाते हुए शेम का सामना होता है। तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर फील होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद आ जाती है जब वो 3 से 5 साल का होता है तो वो उसकी खेलने कूदने की उम्र होती है, उसको हम कहते हैं प्ले एज। उसमें वो खेलना शुरू करता है, छोटा मोटा वो काम करना शुरू करता है। काम से मुराद है वो अगर फीमेल है तो बच्ची है तो वो किचन में थोड़ा बहुत आपकी मदद करना शुरू करती है, रोटी बनाना या इस तरह के दूसरे काम करना शुरू करता है। लड़का है तो वो आपके साथ जो भी आप घर में काम कर रहे होते हैं, आपका जो भी काम है वो उसके साथ आपके साथ पार्टिसिपेट जो है वो करना शुरू करता है। फिर आ जाती है उनके स्कूल की एज। 6 से 12 साल का जो एज है उसको हम कहते हैं स्कूल एज। यहाँ पे जब वो स्कूल में जाता है तो अब उसकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब वो कंपटीशन में आता है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, मैंने तकरीर में फर्स्ट आना है, मैं अच्छा लगना चाहिए, मेरी यूनिफॉर्म पे मुझे प्राइज़ मिलना चाहिए, तो वो कंपटीशन में आता है। उसकी लर्निंग स्किल्स इस एज में बेहतर होती है। इसलिए इस्लाम में भी है कि जब बच्चा जो है 7 साल का हो जाए तब आपको उसको नमाज सिखानी चाहिए। उससे पहले आप उस पर नमाज के ऊपर सख्ती जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो एज है जिसमें उसकी लर्निंग इम्प्रूव होती है। उसके बाद उसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होती है। ज़ाहिर है जब वो कॉलेज में स्कूल में जाता है तो वहाँ पर कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, कुछ अमीर बच्चे भी होते हैं। किसी का बैग अच्छा है, किसी की ज्योमेट्री अच्छी है, तो उसको देख के बच्चे को कॉम्प्लेक्स भी होता है कि उसके पास ये है और मेरे पास ये है। इससे जो पहले वाली एज है उसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो क्रिएट नहीं होता। देन आ जाती है एडोलिसेंस। एडोलिसेंस वो है जब बलोगत आती है, यानी कि आप बड़े होना शुरू होते हैं। तो 12 से जो 18 साल की जो एज है इसको आप एडोलिसेंस कहते हैं। इसमें वो सोचता है कि मुझे बेसिकली करना क्या है, कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा एम क्या है लाइफ में। इस एज में उसको इस चीज़ के बारे में समझ आती है। उससे पहले वो बचपने में होता है, उसको इस चीज़ की समझ नहीं होती। देन आता है यंग एडल्टहुड। 18 से 35 साल का जो बंदा होता है वो यंग होता है और एडल्ट होता है, यानी कि उसकी जो लाइफ है उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल उस दौरान उसको मोहब्बत हो सकती है, उसकी शादी हो सकती है, उसको जॉब मिल सकती है, जॉब लॉस भी हो सकती है, उसको जॉब से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल होते हैं, उसको लेग पुलिंग का सामना करना पड़ता है। जिस जगह वो काम कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको पीछे धकेलना चाहते हैं, और साथ साथ उसकी मैनेजमेंट स्किल्स भी आती हैं। इस दौरान वो सीखता है जिस ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है, कम जॉब में कम पैसों में कैसे घर चलाना है, बीवी के मसाइल हैं, अगर शोहर के मसाइल हैं तो उनको हमने कैसे डील करना है। यंग एडल्टहुड के बाद हमारे पास आता है मिडिल एडल्टहुड, जो कि 35 से 55 साल की एज होती है, उसको हम मिडिल एडल्टहुड कहते हैं। इसमें आप स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, औलाद हो जाती है, वो कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाती है, और आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, यानी कि आप अपनी जॉब के मसाइल से निकल कर, शादी के मसाइल से निकल कर, लव के मसाइल से निकल कर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कोई NGO में काम करना चाहते हैं, कुछ लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरह से आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं घर बैठ के। देन आता है लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड वो है जो सबसे आखिरी स्टेज है, जिसको आप कहते हैं 55 साल से लेकर जब तक आप जिंदा रहते हैं, 80, 90, 100 जितने साल भी ज़िंदगी है उसको हम कहते हैं लेट एडल्टहुड। रेस्ट इन पीस, यानी कि मरने तक का जो टाइम होता है उसे लेट एडल्टहुड। इसमें आप में दनाई ज़्यादा आती है, आप जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मज़हब के बारे में ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़हब के बारे में डीप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप मज़हब के साथ टच में आ जाते हैं, और आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बिहेवियर के हवाले से। देन हमारे पास आता है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं हमारे बिहेवियर के ऊपर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स जो आपकी बुक के अंदर लिखे हैं, मैंने उसको यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करता है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस से मुराद है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ जो बिहेवियर है, अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा तो डेफिनेटली आप उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर कोई आपके साथ बुरा बिहेव करेगा तो आप बदले में बेशक उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करेंगे, बट आप उतना अच्छा भी बिहेव नहीं कर सकते जितना आप पहले वाले बंदे के साथ कर रहे थे। तो हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो सोशल फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल इन्फ्लुएंस अकर व्हेन समवन इमोशंस और बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय द अदर। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे, आपके साथ बुरा बिहेव करे, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में भी बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं उस बंदे के साथ वाक़या होती हैं।
नेक्स्ट आता है हेरिडिटी एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस। हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारी जो हेरिडिटी का मतलब होता है हमारे आबाओ अजदाद, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इफेक्ट करता है। जो लोग ख़ानदानी होते हैं वो हर बंदे के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। अगर आपके आबाओ अजदाद या पुराने वक्त से लोग जो हैं वो अपने लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आपकी जो न्यू जनरेशन है वो भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो विरासती तौर पर भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं और कल्चरल तौर पर भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। कल्चर ये है कि हमारा कल्चर ये होता है कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम बहुत इज्जत करते हैं, आप उनको बिठाते हैं, आप अपने सब काम छोड़ के आप उनको टाइम देते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए चीज़ें अरेंज करते हैं। तो ये हमारा कल्चर है जो कि हमारा बिहेवियर शो करता है। और हमने ये कल्चर कहाँ से सीखा है? अपने आबाओ अजदाद से सीखा है, यानी कि हमारी विरासत के अंदर, हमारी जीन्स के अंदर ये चीज़ें थी, हमने अपने बड़ों को ये काम करते देखा है, लिहाजा हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की हैं। सो कल्चर वाइज ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। जानवर और इंसान में फ़र्क भी यही है कि उनमें कल्चर है। जानवरों में कल्चर नहीं होता, जानवर मेहमान नवाज नहीं है, जानवरों में एक दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट नहीं है जो कि इंसानों के अंदर है। आवर ड्रेसिंग सेंस, हमारा जो पहनावा है, हमारा खाने पीने का तरीका है, हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो जानवरों से डिफरेंट होता है। सो वी हैव डिफरेंट बिहेवियर देन एनिमल्स। एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड ज़्यादा होते हैं, जबकि इंसानों को क्या कहा जाता है? अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। लिहाजा आपको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। डैट इज़ आवर बिहेवियर टू अदर्स। कल्चर ऑफ मैरिज इन आवर सोसाइटी आल्सो इफेक्ट आवर बिहेवियर। हमारा जो मैरिज का कल्चर है सोसाइटी में, मैं मज़हब की बात नहीं कर रही, मैं माशरे की बात कर रही हूँ। माशरे में जो हमारा मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। अगर आप गौर करें तो माशरे में शादी का जो कॉन्सेप्ट है, मज़हब में शादी का कॉन्सेप्ट है कि वो जल्दी होनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रॉपर जॉब की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा माशरे का कंसेप्ट ये है कि शादी आपको उस वक्त करनी चाहिए जब आप स्टेबल हों, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो गलत कामों की तरफ मूव करते हैं, इलीगल वेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह से हमारा बिहेवियर लोगों के साथ बहुत चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमारी सोसाइटी में जॉब के लिए अर्निंग बहुत ज़रूरी है मैरिज के लिए, जिसकी वजह से जब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी, आपकी जॉब नहीं होगी, आपकी शादी नहीं हो सकती। और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा एज में शादी नहीं होती, वो उनका बिहेवियर या उनका एटीट्यूड जो है वो दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिलेशनशिप इन मुस्लिम्स इज़ हराम इन इस्लाम बिफोर निकाह। इसी तरह से हमारा कल्चर ये है कि इस्लाम में कल्चर ये है कि निकाह से पहले जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो हराम है। बट बहुत सारे दूसरे रिलीजन्स ऐसे हैं जिसमें जो ये रिलेशनशिप है वो अलाउ होता है, क्योंकि उनका अपना कल्चर है। हेरिडिटी आल्सो इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड ग्रोथ, लर्निंग एंड करेज। आपकी जो विरासती खसूसियात हैं, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, आपके वालिदैन का जो बिहेवियर है, वो भी आपके बिहेवियर पे बहुत इफेक्ट डालता है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके वालिदैन ऐसे हैं कि आपसे कोई गलती हो जाती है पर वो आपको डांटने के बजाय आपको समझाते हैं, आप अगर कमज़ोर हैं पढ़ाई में वो आपको मोटिवेट करते हैं और आपसे कहते हैं कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप यकीन करें वो बच्चा जो है वो करना शुरू हो जाता है, वो पढ़ना शुरू हो जाता है। बट अगर आप कुछ अच्छा कर आते हैं, कुछ अचीव कर आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, घर वाले आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो एटलीस्ट एट द एंड क्या होता है जी, बच्चे का मोराल जो है वो डाउन होता है और वो इस चीज़ों को वो छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, या जिस काम में वो अप्रिसिएशन चाह रहा होता है उसको नहीं मिलती तो वो उससे उसका दिल ख़राब हो जाता है। सो चिल्ड्रन हु आर सपोर्टेड एंड एनकरेज बाय द पेरेंट्स, वो बच्चे जिनको वालिदैन की तरफ से इंकरेजमेंट मिलता है, सपोर्ट मिलती है, वो बहुत अच्छा ज़िंदगी में बिहेव करते हैं और उनका लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। Their parents grow up and interact with society in a better way as compared to those children who are not encouraged by their parents. अगर पेरेंट्स बच्चों को encourage नहीं करते तो उस केस में क्या होता है, बच्चों का जो बिहेवियर है वो माशरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वो बहुत बुरा होता है और वो वही चीज़ जो वालिदैन से सीखते हैं वो चीज़ें वो आगे माशरे के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास आता है वो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। हमारा जो माहौल है, हमारे जो माहौल में चीज़ें हैं वो भी हमारे बिहेवियर पे बहुत इफेक्ट करती हैं। पहली चीज़ है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन से मुराद है कि खुराक का ना होना, गुर्बत होना। अगर वो बच्चे जिनको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, जो गरीब होते हैं या किसी वजह से वो ज़िंदगी की बेसिक सहूलियात या ज़रूरियात भी हासिल नहीं कर पाते, आप गौर करें तो उनका बिहेवियर बहुत रूड हो जाता है, उनको ज़माने की सख्ती जो है वो सख्त बना देती है। तो जो लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं जिसकी वजह से लोग रूड हो जाते हैं और वो साइकोलॉजिकल तौर पर भी डिस्टर्ब होते हैं, वो उतना अच्छा माशरे के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते जितना कि वो लोग प्ले कर सकते हैं जिनको ज़रूरियात ज़िंदगी आसानी से मुहैया है। साथ साथ नॉइज़,
अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है तो इसकी वजह से आप एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, यानी कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपको गुस्से के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा देखने में आते हैं। वो लोग जो कि नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या हो जाता है, वो गलत काम करते हैं, वो बैड सोशल इंटरेक्ट करते हैं और लोगों के साथ बात करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, या वो और दूसरे इलीगल काम के अंदर जो है वो पड़ जाते हैं। सो हमारा एनवायरनमेंट भी हमारे बिहेवियर पर बहुत इफेक्ट करता है। अगर हमारा खुराक अच्छी होगी तो हम रूड नहीं होंगे, शोर नहीं होगा तो हम रिलैक्स रहेंगे। अगर हम नारकोटिक्स या नशा और अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा सोशल लोगों के साथ या सोशली हमारा रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होगा। टीवी कमर्शियल्स भी हमारे बच्चों को जो है वो चेंज करते हैं, इसलिए टीवी के अंदर बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। जितना आप टीवी कमर्शियल्स में बच्चों को एक पॉजिटिव मैसेज देंगे, बच्चे वहाँ से सीखते हैं। जो चीज़ बच्चों के सामने परफॉर्म की जा रही होती है, बच्चे वहाँ से सीखते हैं। तो टीवी कमर्शियल्स भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं। अगर आप टीवी पे ये दिखाएंगे जी बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी या वालिदैन के साथ बदतमीजी करनी या शोर शराबा करना, तो बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अगर हम अपना कल्चर टीवी कमर्शियल्स के ज़रिए से दिखाना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो उसको देखकर अपना जो नेक्स्ट फ्यूचर है या बिहेवियर है उसको बेहतर करेंगे। देन है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट से मुराद है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपने अपने बच्चे को रखा हुआ है। अगर आप घर में वालिदैन एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, तो वो चीज़ बच्चे की साइकी के ऊपर, दिमाग के ऊपर इफेक्ट करती है। बच्चा वही चीज़ें सीखता है, वो डरपोक हो जाता है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, वो गलत लोगों की तरफ माइल होता है क्योंकि उसे वहाँ से मोहब्बत मिल रही होती है, वो वालिदैन से दूर हो जाता है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी आपके प्यारे हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखना, उनको मोटिवेट करना, ये हमारा फ़र्ज़ है। इससे क्या होता है जी, हमारा उन बच्चों का बिहेवियर जो है वो बेहतर होता है। बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स कैन मेक द चाइल्ड डिप्रेस। आप माँ बाप का बिहेवियर और बच्चों का बिहेवियर जो है वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आपके बहन भाई, सिबलिंग्स होता है, बहन भाई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते तो आप क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और लेस मोटिवेटेड जो है वो आप हो जाते हैं। यानी कि अगर अच्छा बिहेव करेंगे तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, अगर वो बुरा बिहेव करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक है इस सब्जेक्ट का वो है मेंटल हेल्थ एंड द अप्लाइड साइकोलॉजी। मेंटल हेल्थ बेसिकली क्या होती है? मेंटल हेल्थ से मुराद है कि हमारे इमोशंस, हमारा माइंड सेट और हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो मेंटल हेल्थ में आता है। हम इमोशनल तौर पर जितने स्ट्रांग होंगे, हम जितने एक्टिव होंगे, उतना ज़्यादा हम लोगों के साथ जो है वो अच्छा बिहेव करेंगे। सो मेंटल हेल्थ में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं: इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड द सोशल वेलबींग, यानी फलाह बहबूद। इट इफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ये इफेक्ट करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उसके बेस पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम बहुत खुश हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम सामने वाले के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। अगर हम डिप्रेस हैं, टेंशन में हैं, तो हम सामने वाले के साथ भी बुरा बिहेव करेंगे। सो हमारी इमोशंस, हमारा माइंडसेट हमारे लोगों के साथ बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मेंटल इलनेस कैन अकर व्हेन ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग वेल। अगर कोई इशू हो गया है, कोई मसला हो गया, जॉब चली गई है, या घर में कोई इशू हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई है, तो उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और आपका लोगों के साथ बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। इट इज़ नॉट ईजी टू अवॉइड स्ट्रेस। ये आम सी बात है कि जाहिर है किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रेस है, शादी का है, जॉब का है, पढ़ाई का है, उसको अवॉइड करना आसान नहीं है। चाहे वो स्ट्रेस आपके घर में है, स्कूल में है, वर्क प्लेस पे है, बट फीलिंग सैड, बट उस स्ट्रेस की वजह से आप अपने आप को अफसोस में ले जाएं, ना उम्मीदी में ले जाएं, तो ये एक अलामत है मेंटल इलनेस की। अगर आपकी जॉब चलेगी तो नो डाउट सबको स्ट्रेस होगा, सबको टेंशन होगी, बट उस स्ट्रेस की वजह से आप ये कहें कि जी मैं डिप्रेस होकर कमरे में बंद हो जाऊंगा, मैंने नेक्स्ट कोशिश ही नहीं करनी, तो वो मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो रही है। अगर आपकी जॉब चलेगी तो कल आपने ये सोचना है कि इंशाल्लाह मैंने नेक्स्ट कहीं और जॉब मिल जाएगी, इससे बेहतर मिल जाएगी। दैट इज़ द पॉजिटिविटी, दैट इज़ द बिहेवियर, कि आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको मोटिवेट रखना है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बट ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मिसहैप हुआ है, खुदा न खासा कोई पेपर में फेल हो गया है, कोई किसी की डेथ हो गई है, किसी का कोई प्यारा छोड़ के चला गया है, किसी भी तरह के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है, हम उनके ऊपर साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपके साथ बात करते हैं,
आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और फिर आपको बातों के जरिए से उस प्रॉब्लम का हल बताते हैं। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या था कि इंसान के ब्रेन को अंडरस्टैंड करना, और अप्लाइड का मतलब है कि अब आपने लोगों के ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हुए, उनके मसाइल को ठीक करते हुए आपने अपनी साइंस को, अपनी नॉलेज को वहां पे अप्लाई करना है। इट इज़ द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरी। आप क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं कि अगर कोई डिप्रेस पेशेंट होगा तो हमने इसको ऐसे ट्रीट करना है, कोई पागलपन का पेशेंट होगा तो उसको हमने ऐसे ट्रीट करना है। तो हम, हमारी जो थ्योरीज हमने पढ़ी हुई होती हैं किताबों के अंदर, हम उनको लोगों के ऊपर, लोगों की रियल सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की या उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने नॉलेज के जरिए से, किताबों के जरिए से, अपने इल्म के जरिए से लोगों के मसाइल को सुनना और उनकी रियल सिचुएशंस में उन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करना इज कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी। अब साइकोथेरेपी क्या होती है? साइकोथेरेपी होती है कि हम मेंटल कंडीशंस का इलाज करते हैं। इसमें हम दवाइयों की बजाय हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? अल्फाज के जरिए से, बात के जरिए से, हौसले के जरिए से, उम्मीद के जरिए से किसी को सुन के हम उनका इलाज करते हैं। दैट इज कॉल्ड साइकोथेरेपी। तो आपने याद रखनी है एमसीक्यू के हवाले से कि साइकोथेरेपी में दवाइयों का इस्तेमाल कम है, बट इसमें लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो आपको ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी उनके साथ 1-1 घंटे की मीटिंग होती है। वो 1 घंटा आपके साथ बातें करते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके साथ बेसिकली मकसद क्या है, मसला क्या है। फिर वो आपके मसाइल को सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उसके हिसाब से फिर वो आपको ट्रीट करते हैं। इसमें दवाइयों का इंटरेक्शन कम होता है, बट आपका जो सामने इंटरेक्शन है वो जो है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टॉक थेरेपी। इसको हम कहते हैं बातों के जरिए से इलाज करना। साइकोथेरेपी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स कॉल्ड द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। यानी कि ये बाकायदा तालीम होती है, एफएससी के बाद 4 साल की डिग्री होती है जिसको आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और वो जो है इनका इलाज करते हैं। हाउ साइकोथेरेपी हेल्प द पीपल। साइकोथेरेपी के जरिए से हम कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं? साइकोथेरेपी लोगों को मदद करती है टू रिकवर द प्लेयर इन द लाइफ। अगर वो किसी मुश्किल में चले गए हैं, वो डिप्रेस हो गए हैं, तो वापस अपनी जिंदगी के अंदर वो खुशी ला सकते हैं। टू लर्न द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। देखिए, जिंदगी में कोई भी मसला ऐसा नहीं है जिसको आप हल नहीं कर सकते, बट ट्रिक आनी चाहिए, कोई आपको समझाने वाला होना चाहिए जिसकी बात आपको समझ आए और उसकी वजह से आप जो है वापस मोटिवेट होकर उस मसले को हल करें। तो साइकोथेरेपी आपको मदद करती है कि किस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। देखें, डेथ इन द फैमिली एक नॉर्मल इशू है, जो दुनिया में आया है उसने जाना है, लोगों को ये बात समझानी ही पड़ती है। अगर किसी का कोई प्यारा चला जाए तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, बट उसको इस चीज़ को समझाना कि ये एक नेचुरल इशू है, ये सबके साथ होना है, जो उसके साथ हुआ है वो कल हमारे साथ भी होना है। साथ साथ जॉब का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जॉब जाती है, न्यू आ जाती है। डिवोर्स होना कोई नॉट अ बिग डील। अगर आपकी किसी के साथ अच्छी नहीं बन रही और आप मेंटल स्ट्रेस में हैं तो उससे बेहतर है कि डिवोर्स हो जाए। डिवोर्स अगर होगी, नो डाउट ये एक बुरा अमल है, बट आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन से बुरा नहीं है, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। देन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पीपल एंड लर्निंग दैट हाउ टू मॉडिफाई देम। आप साइकोलॉजी के जरिए से, आप फॉर एग्जाम्पल आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपके पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं बन रही, तो जिसकी वजह से आप डिप्रेस रहते हैं, तो फिर साइकोलॉजी आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने लोगों को के साथ अच्छी तरह से पेश आ सकते हैं, उनके बिहेवियर को आप बेहतर कर सकते हैं। थेरेपी कैन बी गिवन इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। थेरेपी आप मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं। थेरेपी में मुख्तलिफ तरीके होते हैं, 4 तरीके आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है जिस बंदे को मसला है वो और साइकोलॉजिस्ट आपस में बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल बताता है जी मुझे ये मसला है, और साइकोलॉजिस्ट क्या करता है उसके मुताबिक उसको आंसर करता है। फिर आता है ग्रुप साइकोथेरेपी। ग्रुप में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी को कोई इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, और वो आपकी फैमिली पूरी की पूरी जो है वो जाकर डॉक्टर के साथ डिस्कस करती है। डॉक्टर पहले तो आपके पेशेंट के साथ डील करता है, फिर वो पूरी फैमिली के साथ बात करके उन्हें बताता है कि आप लोग अपने बिहेवियर में ये चेंजेस करें ताकि वो जो बंदा आपके साथ रह रहा है वो आपके बिहेवियर से मुतासिर हो और वो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकले। देन आता है कपल्स के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं जी। सम टाइम ऐसा है जी डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, तो दोनों जो पार्टनर्स होते हैं, मेल और फीमेल, मियाँ बीवी, उन दोनों को बिठाया जाता है और दोनों के मसाइल सुनकर उनका जो है वो हल निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फैमिली, जो कि मैंने पहले बताया है। ग्रुप में आप किसी दोस्त की एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके ग्रुप में कोई दोस्त किसी दोस्त को कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो आप पूरे ग्रुप के जो लोग हैं वो मिलकर जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी की मदद से। इस तरह से फैमिली में भी हो सकता है कि फैमिली में कोई बंदा बीमार है, मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं है, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स जो है वो जो साइकेट्रिस्ट है उसके साथ मिलकर इस मसले को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं और अपने प्यारे को इस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।